अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी 8th क्लास, इतनी मेहनत आपके लिए कौन करेगा। आज हमारा चैप्टर 1 का तीसरा और आखिरी पार्ट है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखें बेटा, जो आपका बोर्ड का पेपर है ना, उसमें सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब मुख्तसर सवालात जो कि 3 नंबर के होंगे, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, यानी तफसीली सवाल भी आएंगे। अब जो बुक में आपके टॉपिक होता है ना, वो लॉन्ग भी होता है और उसी में से हमें शॉर्ट भी निकालने हैं। अब देखिए, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। मेहनत बेटा मैंने ये की है, जैसे आपका ये टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बोर्ड का आपके पेपर में ज़रूर आएगा। ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए, ये यहाँ तक करोगे फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब इसमें से शॉर्ट कैसे आएंगे, कैसे करने हैं, मैंने क्या किया आप लोगों के लिए कि अब ये टॉपिक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके मैंने ये शॉर्ट बना दिए हैं। मैंने बुक की ही वर्डिंग सारी ली है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन को, अब चूंकि ये लॉन्ग भी तो बन सकता है ना, मतलब ये सारे शॉर्ट है इसके अंदर, ये ओवरऑल लॉन्ग भी तो हो सकता है। तो मैंने क्या किया है कि बिल्कुल यही वर्डिंग, इसी को मैंने लॉन्ग बना दिया है। मतलब कहने का ये है कि हमें अलग से शॉर्ट और अलग से लॉन्ग नहीं करने पड़ेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं कि व्हाट गैसेस आर रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये उसका आंसर है कि फॉसिल फ्यूल के जलने से ग्रीन हाउस गैसेस और एयर पोल्यूटेंट्स खारिज होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह। जब हम लॉन्ग कर रहे होंगे तो मैंने क्या किया है, सारे शॉर्ट को उन्हीं को हमें लिखना है कि देखिए फॉसिल फ्यूल के जलने से ग्रीन हाउस गैस पूरे खारिज होते हैं, वही चीज़, ठीक है। तो उन्हीं को एडजस्ट किया है। इससे फायदा आपका ये होगा, देखिए एक तो ये है कि मैंने इसको कम कर दिया है। जाहिर है अब ये बुक में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और एज इट इज़ क्वेश्चन और आंसर नहीं लिखे हुए। तो मैंने एक तो इनके क्वेश्चन और आंसर शॉर्ट करके बना दिए हैं, और फिर उनको एडजस्ट ऐसे किया है कि यही शॉर्ट है आपके। और अगर आप ये लॉन्ग करोगे तो इसकी, चूंकि अब देखिए लॉन्ग की कितनी हेडिंग है बुक में, 3। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, और तीसरी है ओवर पॉपुलेशन। अब लॉन्ग में देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पहली, डिफॉरेस्टेशन दूसरी, और ओवर पॉपुलेशन तीसरी। अब मैंने इसको ज़रा कम भी कर दिया है, और ऐसे कम किया कि मार्क्स भी ना कटे। और ये बिल्कुल वही वर्डिंग है जो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने की है, मतलब हमें अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, बच्चे कहते हैं सर बुक से पढ़ाएं। अब मैं बुक से कैसे पढ़ाऊँ, मैंने मार्क तो कर दिया है, लेकिन ये बुक में ना एग्जैक्ट उसके आंसर नहीं पड़े, वो हमें खुद ही लिखने पड़ते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, और वर्डिंग एग्जैक्ट बुक वाली है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, और हमने कुछ भी मिस भी नहीं किया, ठीक है। एक एक चीज़ हमने कर ली। अगर आप ये कर लोगे तो आपके एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग इसी में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह हमें बोर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी, इस तरीके से कि हमें करना भी कम पड़े और हमारी कोई चीज़ मिस भी ना हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए वो लेक्चर भी लें, और इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो अभी का ये 2 टॉपिक हैं, 2 लॉन्ग हैं हमारे इंपॉर्टेंट। एक ये है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा है सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब लॉन्ग में ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पर असर डालने वाले अवामिल कौन से हैं। तो ये इनके हमारे आंसर। और दूसरा लॉन्ग हो जाएगा माहौलियाती मसाइल के हल क्या हैं। तो इसकी भी 3 हेडिंग है, ये 3 हेडिंग, ठीक है। अब इसमें से शॉर्ट कौन से बनते हैं, पहले हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे फिर लॉन्ग की तरफ, क्योंकि शॉर्ट समझ आ गया तो वही इकट्ठा करके हमने लॉन्ग में लिखना है, ठीक है जी। तो चले जी शुरू करते हैं। टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं, पहले ये वाला, ग्लोबल फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट गैसेस आर रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कौन कौन सी गैसें खारिज होती हैं। यानी फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, जो आप लकड़ी जलाते हो, घरों में गैस लगी होती है, कोयला जलाते हो, इनको आप कह सकते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं।
लकड़ी को तो नहीं, लेकिन ये गैस घरों में है या जो फ्यूल्स है, पेट्रोल है या कोयला है, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो जब ये जलती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। कौन सी गैसेस निकलती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस किन को बोलते हैं? इनको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इन 3 गैसों के आपने नाम याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आपका ये भी आ जाए कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कौन सी गैसें खारिज होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन 3 गैसों के नाम लिखने हैं। इन्हीं को हम एयर पोल्यूटेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स। आगे उसकी एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन आ जाएगी। डन हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। दूसरा जी, व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स? एयर पोल्यूटेंट्स या हवाई आलूदा करने वाली चीज़ें क्या होती हैं? तो एयर पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल सब्सटेंस दैट मेक द एयर अनहेल्दी फॉर लाइफ। एयर पोल्यूटेंट्स वो नुकसानदा मादे होते हैं जो हवा को आलूदा कर देते हैं और ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होते हैं। मसलन हवा में धुआं जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, नाइट्रोजन जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड जा रही है। तो ये गैसें हवा को आलूदा करती हैं और ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाती हैं, सांसों की बीमारी होती है। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स। डन हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ हार्मफुल गैस? अच्छा, ये ना इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है। हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड अ हार्मफुल गैस, के कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नुकसानदेह गैस है? या क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह भी आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे नुकसानदेह गैस है? तो कैसे आए या क्यों आए, एक ही आंसर बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट। ये एक एयर पोल्यूटेंट है। इट इफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली। ये ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम को बैडली इफेक्ट करती है। ये इंसानी जिस्म के अज़ा को नुकसान पहुंचाती है। और एंड कॉज हेडेक, सर में दर्द होता है, ब्रेन डैमेज होता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं। 3 नुकसान है, सर में दर्द, दिमागी नुकसान और सांस की बीमारियों का नुकसान। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एक बार आपने सुना हो मरी में लोग मर गए, तो उन्होंने सर्दियों में गाड़ी में ही वो शीशे बंद करके सो गए, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती रही। तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सर में दर्द हुआ, दिमागी नुकसान पहुंचा और सांस रुक गया, तो वो खुदा न खास्ता फोत हो गए। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नुकसानदेह है। यू कहते नहीं है घरों में घरों में कोयले जला के ना सो, या घरों में वो जो हीटर जला के बंद करके ना सो, वो इसीलिए कहते हैं कि उसमें ना कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। तो वो इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, तो वो दिमाग चकराता है, सर में दर्द होता है, तो इवन के सांस की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ही कहते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे और क्यों है? क्योंकि ये जो है एक एयर पोल्यूटेंट है और ये इंसानी जिस्म के अज़ा को नुकसान पहुंचाती है। डन हो गया जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड? एसिड रेन कैसे बनती है? या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज एसिड रेन? अब ये मैं किस बिना पे कह रहा हूँ कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारे जो पिछले फाइनल टर्म के पेपर थे या मिड टर्म वगैरह में इस तरह की चीज़ें ये इसी तरह आती थी। बोर्ड का पेपर का अंदाज यही होता है कि एसिड रेन कैसे बनती है, या क्वेश्चन आएगा एसिड रेन क्या होती है, तो आंसर एक ही होगा उसका। Acid rain is formed when sulfur dioxide and nitrogen oxide dissolve in rain water. बेटा जब बारिश के पानी में 2 चीज़ें जज़ब हो जाए, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2 गैसें अगर बारिश के पानी में हल हो जाए, तो हम इस बारिश को कहेंगे कि ये एसिड रेन है। इसमें ये तेजाबी बारिश है। ठीक है, एसिड रेन की उर्दू क्या होती है? ये तेजाबी बारिश है, एसिड रेन है। ठीक है, बात जहन में रखनी है कि अगर बारिश के पानी में, यानी ये कैसे हल होती है, ये एक अलग क्वेश्चन है कि जी वो फैक्ट्रियों से धुआं इतना चला तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी थी और वो बारिश में मिक्स हो गई। तो जब 2 गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2 गैसें बारिश के पानी में हल हो जाए, तो अब ये जो बारिश होगी ये नुकसानदेह बारिश होगी। इसको हम तेजाबी बारिश या एसिड रेन बोलते हैं। इसका नुकसान क्या है? अब क्वेश्चन ये भी आ जाए आपका कि एसिड रेन के क्या नुकसानात हैं। ये बारिश इंसानों, पौधों और इमारतों के लिए नुकसानदेह होती है। इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है, पौधों के लिए भी नुकसानदेह है, और जो हमारी घरों की बिल्डिंग है
इमारतें हैं उनके लिए भी नुकसानदेह, वो बोसीदा हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद बेटा इसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन क्या है? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द इन्वायरमेंट? के डिफॉरेस्टेशन है क्या? जंगलात की कटाई है क्या? डिफॉरेस्टेशन माहौल पर कैसे असरअंदाज होती है? माहौल, ये जो जंगलात की कटाई है ये माहौल पे कैसे असरअंदाज होती है? तो सिंपल बात है, डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? जंगलात की कटाई को कहते हैं। इससे मिट्टी का कटाव, यानी ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग ट्रीज, जंगलों को काटना और तबाह करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके असरात क्या होते हैं माहौल पे? अगर जंगलात काट दिए जाएं तो क्या होगा? इट कॉज सॉइल इरोजन, इससे मिट्टी के इससे मिट्टी में कटाव आएगा यानी उसमें कोई चीज़ उगने के काबिल नहीं रहेगी। हमारा माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो जंगलात होते हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगर सारा ही जंगलात काटे जाएं तो माहौल में आलूदगी हो जाएगी, माहौल में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, तो वेदर को चेंज करेंगे, मौसम में तब्दीली आएगी और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में इजाफा हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं माहौल का गर्म होना, हमारा माहौल गर्म हो रहा है गैसों की वजह से। तो ये तीन असरात होंगे, सॉइल इरोजन होगी, वेदर चेंज होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन क्या है? ओवर पॉपुलेशन अकर व्हेन द ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड द इन्वायरमेंट कैपेसिटी। ओवर पॉपुलेशन इस हालत को कहते हैं जब आबादी माहौल की बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अब शहरों में आलूदगी क्यों ज़्यादा होती है? भाई शहरों में आलूदगी इसलिए ज़्यादा होती है कि वहाँ ओवर पॉपुलेशन है, वहाँ की जितनी कैपेसिटी है ह्यूमन की, वहाँ आबादी उससे ज़्यादा है। वो ज़्यादा आग जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज होगी, वो मुंह से भी ऑक्सीजन ज़्यादा जज़ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, वो वहाँ पे फुजले वगैरह ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से ये होती है ओवर पॉपुलेशन, कि जितनी माहौल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों का बढ़ जाना, ये ओवर पॉपुलेशन कहलाता है। और इससे होगा क्या कि इससे फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, पोल्यूशन में इजाफा होगा। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब मैं बताता हूँ कि इसको लॉन्ग में कैसे एडजस्ट करना है। मसलन लॉन्ग आपका आएगा कि व्हाट आर फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर असरार डालने वाले वामल कौन से हैं? तो भाई एक तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, एक क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का जलना है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन है, ये जंगलात की कटाई है। और तीसरा ओवर पॉपुलेशन है। ये तीन चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को असरअंदाज कर रही हैं, उस पर असरअंदाज हो रही हैं। अब इन तीन चीज़ों में क्या लिखना है जो हम शॉर्ट में पढ़ के आए हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से गैसें रिलीज हो रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र करना है कि ये एक डेंजरस गैस है और ये हमारे ऑर्गन सिस्टम को और सर दर्द का बाइस बन रही है और हमारे सांस की बीमारियों का सबब बन रही है। फिर इसी के अंदर एसिड रेन की डेफिनेशन लिखनी है कि एसिड रेन कैसी बनती है और क्या होती है। तो ये देखें, अब वो तीन शॉर्ट पढ़े थे, एग्जैक्ट वही हमने इसकी हेडिंग में लिख दी है। इसके बाद ये डिफॉरेस्टेशन जो हमने एग्जैक्ट पढ़ा था, एग्जैक्ट इसी की हेडिंग में लिख दिया। और इसी तरह ओवर पॉपुलेशन जो हमने पढ़ा था और उसके असरात पढ़े थे वो एग्जैक्ट इसमें लिख दिए। अब आपने बेटा क्या करना है, जैसे मैंने मेहनत की है ना, आपने भी इसको शॉर्ट की फॉर्म में लिख लें या लॉन्ग की फॉर्म में लिख लें। एक बार आपने अपने रजिस्टर पे लिखना ज़रूर है। अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे ना तो आपको बहुत तंग होना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप बुक से ना वो एज अ क्वेश्चन, अच्छा बातें वही लिखी हैं जो यहाँ है ना, आप पढ़ेंगे ना बिल्कुल यही बातें लिखी हैं। देखिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, एयर पोल्यूटेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र है और एसिड रेन का जिक्र है। तो जैसे तीन शॉर्ट मैंने उधर बनाए हैं क्योंकि मैंने बुक से बनाए हैं, फिर इनको लॉन्ग में भी उसी तरह एडजस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। और इससे ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव वे बोर्ड के पेपर की तैयारी का नहीं हो सकता। हाँ, इस पे मेरी मेहनत लगी है। तो कमेंट में बेटा ज़रूर बताना है आपने कि ये आपको पसंद आई है चीज़ या मैं बुक से ही पढ़ा दिया करूं। जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा। अभी जाएं, पहले कमेंट करें, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी बेटा करें कमेंट्स, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। चले जी अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अभी हमने ऊपर इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए अगेन वही बात आ जाती है, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब यहाँ से ये शुरू हो रहा है। अब अगर बुक पे जाओगे तो भाई आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आप देखिए यही 3 सॉल्यूशन है, रिड्यूस पोल्यूशन करें, प्लांटेशन करें और प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर स्पीशी करें। तो भाई इसका यही हाल है, लेकिन हमने स्मार्ट तरीके से आसान अंदाज में कैसे करना है भाई, पहले हम इसके सारे टॉपिक्स के शॉर्ट कर लेंगे और यही शॉर्ट मिला के हम लॉन्ग में एडजस्ट कर देंगे, ये आसान तरीका है, ठीक है जी। तो चलें जी करते हैं 1 बाय 1। मेंशन 3 स्टेप टू रिड्यूस द पोल्यूशन। पोल्यूशन को रिड्यूस करने के कोई से 3 स्टेप के नाम लिखें। तो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक तो ना ज़्यादातर हम मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, कार ये यूज़ करते हैं। तो अब देखिए एक शहर के अंदर 50 मोटरसाइकिल चल रही हैं, वो 50 धुएं छोड़ेंगी। और एक बस है जिसमें 50 लोगों की कैपेसिटी है, जैसे अब ग्रीन बसेस गवर्नमेंट ने निकाली हैं, उसमें 50 लोग सफ़र कर रहे हैं, वो एक गाड़ी धुआं निकालेगी। तो इसलिए ज़्यादातर क्या करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, पहला काम। दूसरा, यूजिंग लेड फ्री, यानी ये जो कार्बन से जान छुड़वाओ, ये जो कोयले की आग है या इनसे है, तो जो बिजली कोयले से पैदा हो रही है, हम घरों में लकड़ियां जला रहे हैं, तो इनसे बचो। दूसरा, फैक्ट्रियों को आबादी से दूर मुंतकिल करो, ये जो शहरों में अब फैक्ट्रियां लगी होती हैं, ये 3 काम अगर आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पोल्यूशन में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। डन हो गया। इसके बाद बेटा बहुत मशहूर ज़माना शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आया, मैंने कोई जितने भी बोर्ड के पेपर देखे हैं या आपके इवन के फर्स्ट टर्म मिड टर्म के पेपर आए हुए हैं पिछले सालों में, 4R स्ट्रेटजी क्वेश्चन जरूर आता है। व्हाट डज 4R स्टैंड फॉर, या व्हाट इज द 4R स्ट्रेटजी। 4R स्ट्रेटजी से या क्या मुराद है, या 4R से स्ट्रेटजी क्या है। तो 4R है कि भाई आप चीज़ों को ना रीयूज़ किया करो, रिड्यूस करो, रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिफ्यूज़ करो, रिसाइकल करो। इसके मैं देख लेता हूँ, ये चारों हैं यहीं। मुझे इसमें रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ठीक है जी, चारों यही है। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि रिफ्यूज़ करो, रिफ्यूज़ का मतलब है कि कम से कम चीज़ें, रिड्यूस का मतलब है कम से कम चीज़ें यूज़ करो, रीयूज़ का मतलब है चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करो। हमारे इलाकों में तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है लोग एक बार चीज़ इस्तेमाल की और फेंक दी, शहरों में फेंक दी। तो ऐसे ना करो, उसको बार बार अपनी चीज़ को यूज़ करो। रिसाइकल करो, अगर कोई चीज़ जैसे प्लास्टिक के मामले में होता है कि वैसे हमारे पाकिस्तान में तो हो रहा है ऐसे कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसाइकल करते हैं। यानी ये जो आपकी पानी की बोतलें होती हैं, ये इसको फिर कुर्सियाँ भी बन जाती हैं, तो हम तो रिसाइकल कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी हद तक हम माहौल में पोल्यूशन कम होती है। तो ये 4 लफ्ज़ यूज़ करने हैं, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये 4 आपने याद रखने हैं और ये हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में और पोल्यूशन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। 4 लफ्ज़ याद रखने हैं, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय CFC, व्हाई शुड CFC फ्री प्रोडक्ट आर यूज्ड। CFC से क्या मुराद है, CFC फ्री प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, CFC निकला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C क्लोरो, F फ्लोरो और C कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एक केमिकल है, एक गैस है जो हमारे माहौल में बन रहा है। जब हम फ्रिज चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, तो उसमें से गैसों का एक मजमुआ निकलता है जिसमें क्लोरीन भी होती है, फ्लोरीन भी होती है और कार्बन भी होती है। तो इसको CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो CFC का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो माहौल के लिए नुकसानदेह केमिकल होता है। हमें CFC फ्री प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि CFC प्रोडक्ट शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस पोल्यूशन। हमें CFC फ्री प्रोडक्ट माहौल को नुकसान से बचाती हैं और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद देती हैं, इसलिए हमें CFC प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटेशन क्या है। प्लांटेशन के 2 फायदे लिखे। प्लांटेशन क्या है, 2 बेनिफिट ऑफ प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब है, प्लांटेशन मीन प्लांटिंग मोर ट्री,
ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने को क्या बोलते हैं? प्लांटेशन, प्लांटिंग करना, दरख्त उगाना। इसके दो फायदे क्या हैं? ट्री एब्जॉर्ब एयर पोल्यूटेंट्स एंड रिड्यूस पोल्यूशन। ये जो दरख्त होते हैं ये एयर पोल्यूटेंट्स को, जो हवा में नुकसानदेह गैसेज हैं, उनको जज़ब करती है, एक फ़ायदा। और दूसरा, ये जंगली हयात को मस्कन यानी उनको हैबिटेट्स यानी उनको जगह भी प्रोवाइड कर रही हैं और हमारे टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को कम भी करते हैं। तो ये हमने 3 फ़ायदे बता दिए, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशी, नेम एनी 2 इंडेंजर्ड स्पीशी फाउंड इन पाकिस्तान। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? पाकिस्तान में पाई जाने वाली किसी 2 इंडेंजर्ड स्पीशी के नाम लिखें। अच्छा, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया है, वैसे ये पेपर में आपके ज़्यादातर अलग अलग क्वेश्चन आता है। इंडेंजर्ड स्पीशी के 2 के नाम लिखे या 3 के नाम लिखे। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? तो इंडेंजर्ड स्पीशीज वो जानवर होते हैं जो ख़त्म होने के ख़तरे से 2-4 होते हैं, ठीक है, यानी उनकी थोड़ी सी तादाद रह गई हो, वो नायाब हों, बस वो ख़त्म होने वाले हों, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर स्पीशी। अब जैसे पाकिस्तान में इसकी क्या एग्जांपल है? जो आपका बर्फानी चीता है, स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा, अच्छा यही है, ठीक है। 2 चीज़ें, जैसे इंडस रिवर डॉल्फिन है और स्नो लिपर्ड, यानी ये बर्फानी चीता, उर्दू में क्या होगा? बर्फानी, स्नो लेपर्ड बर्फानी चीता और इंडस रिवर डॉल्फिन। और इंडस रिवर डॉल्फिन, ये 2 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़तरे से 2-4 हैं, जो ख़त्म होने को हैं। तो ये इंडेंजर स्पीशीज़ है। तीसरी मारखोर है, यहाँ मैंने नहीं लिखा लेकिन बुक में लिखा हुआ है, ये वैसे आपको बता दिया, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट क्या आखिरी क्वेश्चन है, इंडेंजर स्पीशी को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? हुकूमतें इंडेंजर स्पीशी की हिफाजत कैसे करती हैं? ये एक ही क्वेश्चन है, यानी हाउ डू गवर्नमेंट प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीशी, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीशी। या क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, हुकूमत कैसे इनको महफूज कर रही है, या क्वेश्चन आ जाए हम कैसे इनको महफूज कर सकते हैं। तो आंसर है गवर्नमेंट या वी कैन प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीशी बाय रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, एक तो जंगलात की कटाई कम करें, दूसरा क्रिएटिंग नेचर रिजर्व, हमें कुदरती चीज़ें ज़्यादा जंगलात बनाने चाहिए, दरख्त उगाने चाहिए। तीसरी, शिकार पर, हंटिंग पर पाबंदी होना चाहिए, बैन होना चाहिए, शिकार पर पाबंदी होनी चाहिए। और जानवरों को चिड़ियाघरों में इनकी हिफाजत की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हमने बता दिए। अब देखिए ये शॉर्ट हमने पढ़े हैं ना, एग्जैक्ट मैंने जैसे बोर्ड में आपका लॉन्ग अगर ये आता है कि सोल्यूशन दें, तो उसकी 3 हेडिंग है ना, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, दूसरी हेडिंग के प्लांटेशन करके, और तीसरी हेडिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर स्पीशी। ये 3 तरीके हैं, ये 3 हेडिंग है जिससे हम अपने माहौल को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ये सोल्यूशन है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करें, प्लांट उगाएं और प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर स्पीशी करें। यानी जो इंडेंजर स्पीशी हैं ये 3 हैं, स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता है, इंडस रिवर है डॉल्फिन है और मारखोर है। तो अब देखिए ये तो ज़्यादा लिखा हुआ है, हमने क्या किया कि जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें, इनको उसी तरह लॉन्ग की फॉर्म में लिख दिया है कि 3 हेडिंग थी ना, पोल्यूशन की में कमी करें यानी रिड्यूस पोल्यूशन। अब इसके अंदर वही 2 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन आपके हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एग्जैक्ट वही लिख दिए हैं। अब ये क्या है कि पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है, ये 4R स्ट्रेटजी है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इकट्ठा करके लिख दिया, वो हमारी हेडिंग बन गई। इसके बाद प्लांटेशन को मुख्तसर करके लिख दिया, ये हेडिंग बन गई। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर भी एग्जैक्ट वही चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ था बर्फानी चीता, ठीक है जी। तो ये 3 हमारी हेडिंग हो गई। अब ये आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, और इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। तो इस तरह हमने बाकी चैप्टर भी करने हैं। बेटा ज़रूर बताना है कमेंट में आपको ये कैसी वीडियो लगी और कौन कौन बोर्ड की तैयारी के लिए अब सीरियस हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई, हमें बोर्ड की तैयारी करेंगे, हमारे पास टाइम भी कम है। बाकी भी सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरह चैनल पे अपलोड हो रही है, तो वीडियोस बेटा कोई भी मिस ना करें और सीरियस होकर ये चीज़ें करें, क्योंकि हमारी जो 9th क्लास में है प्रमोशन इसी बेस पे होनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई गैस वगैरह नहीं होंगे, हमें बस इसी स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी और हमें करनी होगी, ठीक है बेटा। ज़रूर बताना है कि बुक से सीधा सीधा पढ़ा दिया करूं या इसी तरह क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ाया करूं, ज़रूर कमेंट में बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।